नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ अनकही बातें। आज अनकही बातें में हम बातचीत करेंगे लांजी विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे जी से, जो कांग्रेस की कद्दावर नेता के रूप में भी पहचानी जाती हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं और ऐसा हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उनसे हृदय से जुड़ाव रखता है। तो जानेंगे इनके जीवन से जुड़ी अनकही बातें। हिना जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुरुआत से हम शुरू करें हिना जी, तो आपका जन्म कहाँ पर हुआ, स्कूलिंग, कॉलेज कैसा रहा, वो दौर बताएं। मेरा जन्म यही हुआ है, ग्राम पंचायत किरनापुर के अंतर्गत सोनपुरी एक टोला है हमारा, यही मेरा जन्म स्थान है। और 4th क्लास तक तो मैं यहीं पढ़ी हूँ प्राइवेट स्कूल में, ज्ञानोदय ज्ञानपीठ स्कूल में। उसके बाद फिर भोपाल चले गए और फिर लगभग मेरी पूरा एजुकेशन ही जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। और ये पापा की इच्छा थी कि मैं जो है वो शासकीय स्कूल में ही अध्ययन करूं, तो मेरा पूरा एजुकेशन वही हुआ। और फादर के बाद भी मैंने वही चीज़ कंटिन्यू करी। जब कॉलेज का नंबर आया तो मैंने नूतन कॉलेज, जो हमारा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है भोपाल में, मैंने वहाँ से किया है। जी, तो परिवार में कौन कौन है अभी इस वक्त आपके? परिवार में मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, 2 भाई हैं, दोनों छोटे हैं। एक भाई की शादी हुई है, अभी एक स्टडी कर रहा है, MBA कर रहा है, छोटा वाला। जी, मदर है। ओके। और हम उस दौर को भी जानना चाहेंगे हिना जी कि चूंकि बहुत छोटी उम्र में आपने अपने पिता को खो दिया, उस दौर को याद करती हैं तो वो आपकी उम्र क्या थी उस वक्त, और फिर मतलब कैसे, किस तरह से आपने इस हादसे को पूरा समझा? मैं उस समय 15 साल की थी, मैं 10th क्लास में थी। दिसंबर में ये घटना हुई, 16 दिसंबर की घटना है 99 की। और मेरे 10th के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम थे उस टाइम पे जब ये घटना हुई। और ये सब कुछ तो मतलब इतना अजीब था कि हम लोग समझ ही नहीं पाए। जिस दिन हम भोपाल से आए, हेलीकॉप्टर से हम लोगों को यहाँ पर लाया गया, तब तक जिस दिन हम आए उस दिन तक भी शायद अंतिम संस्कार के बाद ही मुझे पता चला कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये मर्डर है। क्योंकि सारे लोग जब यहाँ हम लोग आए थे तब तक कुछ भी ऐसी किसी ने हमें कुछ बताया नहीं था। भोपाल से भी जब हम आए तो हमको ये भी नहीं पता था कि इस तरह की कोई घटना होगी। पहले बताया गया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने तुरंत ही पूरे परिवार के लोगों को जल्दी बुलवाया है, ये बोलकर हमको बुलवाया गया। और जब हम यहाँ आए तो भी मतलब सब कुछ ऐसा था कि हमें ना हम किसी से कुछ बोल पा रहे थे, ना कोई हमसे कुछ बोल पा रहा था। तो वो स्थिति थी और शायद बहुत सारी चीज़ें तो उस समय की ब्लैंक हो गई, एकदम दिमाग ही हमारा काम नहीं करता था। लेकिन ये था कि उनके बाद दूसरे दिन मुझे ये घटना के बारे में पता चला, क्योंकि सब लोग जो है वो गेट के उस तरफ जाके सारे लोग देखते थे। पहले पापा के अंतिम दर्शन करते थे और उसके बाद फिर वो घटना स्थल पर जाते थे, क्योंकि वो घर के बाहर ही है। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ मम्मी मतलब बेहाली की हालत में थी, पूरे परिवार के लोग भी अस्त व्यस्त से, सारे मतलब किसी का दिमाग काम नहीं करता था। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि लोग गेट के बाहर क्यों जाते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद मुझे पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई है। तो ये हमारे लिए, सब लोगों के लिए ही, मतलब न केवल परिवार के बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे प्रदेश के लिए ही एकदम स्तब्ध वाली घटना थी कि कैसे ये सब कुछ घटना घट गई। और उसके बाद की जो बात है वो तो आप जानती हैं कि मेरी मदर, चूँकि वो टोटल हाउसवाइफ थी, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। और वो कदम भी इसलिए रखा क्योंकि कांवरे जी का जो परिवार था वो बहुत मतलब सीमित दायरा नहीं था, जिसमें मैं, मेरे भाई और दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ये सारे लोग हैं। उनका परिवार तो पूरा बालाघाट जिले की जनता कहूँ या प्रदेश की जनता कहूँ, कि उन्होंने ही, उस परिवार ने मम्मी को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित किया। हाउसवाइफ होने के बाद भी वो पॉलिटिक्स में आई और उन्होंने जिस तरीके से काम किया, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि उस परिस्थिति से निकलकर मम्मी ने राजनीति में कदम रखा। और वो उस समय चुनाव उन्होंने जीता, क्योंकि पहली बार जब वो उपचुनाव में चुनाव जीती थी तब तो सबको ये लगता था कि भाई सहानुभूति वाले में लहर चली और उसमें वो जीत गई। लेकिन जब 2003 का समय आया, जो कांग्रेस के लिए सबसे खराब समय था, जिस समय कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और उस समय कांग्रेस के कुल 38 विधायक मात्र जीत कर आए थे, उसमें जब पुष्पलता कांवरे जी चुनाव जीत कर गई, तब उन्होंने बता दिया कि पहली बार भले ही वो सहानुभूति के वोटों से चुनाव जीते, लेकिन दूसरी बार क्षेत्र की जनता ने उनको काम के आधार पर चुनाव किया। और वही हमारे परिवार की पहचान रही है और उसी को लेकर मैं भी आगे बढ़ी। जी, लगभग 15 सालों तक पिता का साथ आपके साथ रहा। क्या कुछ सीखने को मिला उनसे? उन्हें किस तरह पाया आपने? क्योंकि वो तो शुरू से ही राजनीति के क्षेत्र में बहुत अग्रणी स्थानों पर रहे हैं और मंत्री रहे हैं। तो वो कैसा दौर था? मतलब एक मंत्री की बेटी होने का एक किस तरह का कई बार नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। वो कैसा दौर था?
बिल्कुल सही बात है कि पापा हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रिस्की थे। वो हमेशा मतलब कोई भी नई चीज़ करने में उनको बहुत खुशी मिलती थी। यदि किसी ने उनको कोई भी सलाह दिया, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, तो वो हमेशा उस पर अमल कर लेते थे। मतलब इतने जल्दी वो भरोसा करते थे सबको कि मतलब बहुत विश्वास था उनको लोगों के ऊपर। और आज वही हमारी ताकत भी है कि आज वही लोगों का विश्वास हमारे परिवार पर बना हुआ है। तो पापा हमेशा, जैसे आपने कहा ना नुकसान वाली बात, तो नुकसान तो खैर कभी कुछ नहीं ऐसा हुआ, लेकिन क्योंकि वो चीज़ आज हमको समझ में आती है। हालांकि स्कूल लाइफ में मैं थोड़ा सा कई बार नाराज़ भी हो जाती थी, क्योंकि जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो सबके पेरेंट्स आते थे और मेरे पेरेंट्स बहुत मतलब नहीं ही आ पाते थे। तो एक बार तो मैं जब भोपाल में थी, महर्षि विद्या मंदिर में मैं पढ़ रही थी, तो मैंने उस समय जो है वो जिद कर ली थी कि मैंने उस दिन पूरा दिन खाना नहीं खाया था कि मैं आज जो है वो पेरेंट्स मीटिंग में मुझे जाना है और मुझे पापा को लेकर ही जाना है। मैंने मम्मी को बोल दिया था कि आप चलोगे तब भी पापा को तो जाना ही पड़ेगा। जिद पे अड़ गई थी मैं, और फिर पापा फाइनली गए। और जब वो वहाँ गए तो पहले जो टीचर मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आते ऐसे वैसे, वही इतने दिल से पापा का स्वागत करी थी, क्योंकि वो मिनिस्टर थे उस समय। उन्होंने बहुत स्वागत किया सारी चीज़ों से, स्कूल के बारे में, सब उनकी संस्था के बारे में बहुत सारी बातें उनसे की। तो वो जो पल था वो तो सभी की लाइफ में आता ही है। तो एज ए पॉलिटिशियन अब मुझे समझ में आता है कि समय निकाल पाना कितना मुश्किल होता है। बोलना बहुत आसान, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनको तो जो समय चाहिए वो चाहिए ही। आज हम देखते हैं कि कई बार परिवार में ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें सबको लगता है कि हिना को उपस्थित होना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितिवश मैं नहीं हो पाती हूँ। तब मुझे समझ में आता है कि मैं उस समय तो बोल देती थी, लेकिन आज मैं महसूस करती हूँ। तो और सबसे अच्छी बात, मैंने आपसे जो पहले बात कहा कि पापा बहुत रिस्की थे। वो हमेशा कोई भी नई चीज़ करने में कभी नहीं सोचते थे। और राजनीति की जहाँ तक बात थी, तो हमारे परिवार में कभी इसके पहले कोई पंच भी नहीं बना था। तो पापा एकदम से राजनीति में उन्होंने कदम रखा पहली बार जब वो चुनाव लड़े। वैसे तो आय सामाजिक कार्य के माध्यम से ही पॉलिटिक्स में थे। पहली बार चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़े, चुनाव हारे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो इस तरह से जो उन्होंने सफ़र तय किया, तो पर जो उनकी विशेषता थी कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ने वाली, वो बहुत बड़ा चैलेंज भी था एक तरह से, क्योंकि उस समय की जो पॉलिटिक्स थी वो बहुत अलग तरीके से पॉलिटिक्स हुआ करती थी। लेकिन सबको साथ लेकर चलना, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, ये उन्होंने शुरुआत की और उसका आज भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सफल रहा है। जी। छोटी हिना थी 15 साल की जब पिता को खो दिया, उसके बाद धीरे धीरे परिपक्वता की ओर आप आगे बढ़ी। ये कब तय किया कि अब राजनीति के क्षेत्र में ही जाना है? नहीं, मैंने राजनीति में आने का मेरा दिल से कोई ऐसा मेरा विचार नहीं था, क्योंकि पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और शायद पापा मुझे जो भी बनाना चाहते मैं वही बनती उनके रहते। परंतु जिस समय ये घटना हुई उस समय मैं 10th में थी और मुझे उसके बाद सब्जेक्ट चूज़ करना था 11th में। पहली बात तो सबको ये लग रहा था कि 10th का एग्ज़ाम मैं दूं या नहीं दूं। तो लग रहा था कि जब मेरा रिजल्ट लेने गए, हमारे पापा के निज सचिव थे विश्वकर्मा जी और उनकी वाइफ, दोनों जब मेरा रिजल्ट लेने गए मेरे स्कूल, मैं कमला नेहरू में पढ़ती थी उस समय 10th में, तो वहाँ की प्रिंसिपल ने उनको जिस तरीके से उनको बुलाया कि बोले आप उस बच्ची का रिजल्ट लेने आए हो, इस परिस्थिति में उसने पता नहीं कैसे उसने एग्ज़ाम दिया होगा। और जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा और फर्स्ट डिवीज़न आया तो वो अपनी सीट से खड़ी हो गई और उन्होंने बोला कि, क्योंकि मुझे विश्वकर्मा जी ने बताया कि आपके प्रिंसिपल अपनी चेयर से खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची को का मानती हूँ कि इस परिस्थिति में भी यदि इसने फर्स्ट डिवीज़न आया है और मेरे साइंस में डिस्टिंक्शन था तो उसके लिए भी वो बहुत खुश हो रही थी। तो इस परिस्थिति में मैंने जो है वो जब परिवार की तरफ मैंने देखा, क्योंकि मम्मी एमएलए बन चुकी थी और परिवार में समय दे पाना उनके लिए भी संभव नहीं हो पा रहा था। और जो सबसे छोटा भाई है वो इतना छोटा था कि उसको पापा की घटना का कुछ भी उस समय कोई सेंस नहीं था। तो वो उसके लिए हमको समय निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो उस समय मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूँ। एक तरफ पापा का सपना था कि डॉक्टर बनूँ, तो मैंने साइंस ले लिया था और उस तरफ आगे बढ़ गई, लेकिन मैं देखा कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसके लिए बहुत सारी ट्यूशन्स और ये वो सब लगती थी। फिर मैंने ऐसा सब्जेक्ट चुना केमिस्ट्री की, जिसमें मैं घर पे भी समय दे पाऊँ और मैं अच्छे से कुछ कर भी पाऊँ। तो मैंने केमिस्ट्री को चूज़ किया और फिर उसको लेकर मैं आगे बढ़ती रही। फिर वही है कि जब तक मैं आगे बढ़ी, मैंने बीकॉम कंप्लीट किया अपना और उसके बाद मम्मी अपना अच्छा काम कर ही रही थी, डिलिमिटेशन हो गया, किरणापुर विधानसभा क्षेत्र 2 हिस्सों में बट गया। तो मैं उस समय तो मैं दिल्ली चली गई थी यूपीएससी की तैयारी करने, क्योंकि मेरी दिली इच्छा वही थी कि मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करूं। तो जब मैं दिल्ली चली गई और जब डिलिमिटेशन हुआ
मैंने कोचिंग स्टार्ट ही करी थी, मुश्किल से 6 महीने की मैंने कोचिंग किया और पता चला डिलिमिटेशन हो गया। तो फिर सबकी तरफ से खबर आने लगी कि आप वापस आओ और अब थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से देखो, थोड़ा घूमो, ये करो। तो फिर मुझे पूरा बोरिया बिस्तर समेट के वापस आना पड़ा। और फिर मम्मी के लिए मैंने बहुत मेहनत करी, पर उस समय हम वो चुनाव हार गए। और चुनाव हारने के बाद फिर जो एक कहते हैं ना कि परिस्थिति एकदम से बदल जाती है, आप चाहो ना चाहो लेकिन परिस्थिति आपको वो करने पर मजबूर कर देती है। और मजबूर नहीं कहूँगी मैं, कि जब हार हुई तो ऐसा लगा कि 8,000 से मम्मी चुनाव हारी थी, तो वो एक कसक थी मन में कहीं ना कहीं कि नहीं, अब तो मेहनत करके जीतना पड़ेगा। क्योंकि ये बात सही है कि किरनापुर जो हमारा विधानसभा था, वहाँ से तो हमको जितने वोट मिले हम लोग यहाँ से लीड लेकर गए थे। जहाँ हमारे मदर ने काम किया था वहाँ के लोगों ने तो उनको जिताया, लेकिन चूंकि लांजी हमारे लिए एकदम नया था, वहाँ के लोगों के लिए भी, वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए भी एकदम नया सब कुछ था पुष्पलता कावरे जी का, इसलिए वो शायद हमको हार का सामना करना पड़ा। तो हमने फिर उसको टास्क के रूप में लिया और 5 साल मैंने पूरे दिल से मेहनत करी। इवन देन यहाँ तक कि एक एक रोड, गांव के नाम, सब कुछ इस तरीके से मैंने मेहनत करी। और वही पीरियड था जिसने एकदम माइंडसेट चेंज ही कर दिया। हालांकि उस समय तक मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं तो एज ए मम्मी के बिहाफ में काम कर रही थी कि भाई 5 साल के लिए हमको वो जवाबदारी देना है कि जितने भी लोगों ने हम पर विश्वास बना के रखा है उसको हमको चलाना है। तो वो सब काम मैं करती गई। और जब टिकट की बारी आई तो 2010 में आदरणीय राहुल गांधी जी से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस ज्वाइन करने कहा। इसके पहले तो मैं सिंपल ही काम कर ही रही थी, तो मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद राहुल जी की टीम में रहकर काम करने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश जाकर काम करने का मौका मिला, दिल्ली में हमने बहुत मेहनत करी। उस बीच में राहुल जी से बहुत अच्छे संपर्क हो गए और उन्होंने सीधे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। तो हमारे जो मध्य प्रदेश के लीडर्स थे उनको तो मैं हमेशा बच्ची ही नजर आती थी, क्योंकि वास्तव में मेरी उम्र इतनी कम थी। क्योंकि चुनाव के समय भी मैं जब मेरी एज पहली बार मम्मी जब लड़ रही थी 2008 में, तब मेरी एज इतनी हुई नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ पाऊँ, 25 की एज चाहिए उसके लिए। तो उस बीच में काम करते करते और ये सब कुछ हुआ और राहुल जी का था कि आपको आगे आना है, आपको चुनाव लड़ना है, उन्होंने बोल दिया था। लेकिन मेरा कोई ऐसा मन था नहीं और सब लोगों ने चाहा और सबका आशीर्वाद मिला, तो टिकट भी मुझे मिली। हमारे सभी लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं 32,000 से चुनाव जीती। तो 8,000 से मम्मी आ रही थी, 32,000 से मैं जीती। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, कि फिर मैंने उस चीज़ को जो है वो दिल से स्वीकार किया और फिर काम में आगे बढ़ गई। जी, ऐसा कहा जाता है ना, सिंपलिसिटी इज़ अ बिग क्वालिटी। हमने आपको जब भी देखा है बड़ा सामान्य देखा है। मतलब हमने कभी आपको बहुत मतलब ताम झाम के साथ, हम क्या सारे ज़िले वासियों ने नहीं देखा कि जब हिना दीदी आ रही हैं तो बहुत ताम झाम के साथ आ रही हैं। तो मतलब ये क्या कैसा आपने एक लक्ष्य बना रखा है या आपने आपको इस सांचे में ढाल रखा है? आपको नहीं ऐसा मन करता जैसे बाकी लड़कियां बढ़िया तैयार वैयार होकर घूमती रहती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली जो शुरू से ही मैं ऐसी हूँ, तो मैं ऐसी ही हूँ, कभी इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगा। बल्कि मैं आपको एक घटना बता दूँ कि जब अभी छोटे वाले ब्रदर की शादी थी पवन की, तो उसका रिसेप्शन के लिए जब मैं तैयार हुई थी तो थोड़ा सा सब कुछ ऐसे चेंज किया था। उस समय हमारे भिंड जिले के लोग आए हुए थे, तो जब उनसे के पास में गई तो उनके पास से जब मैं निकली, उनको नमस्ते लिया, तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार हम सबसे तो मिल लिए पर दीदी से नहीं मिले। तो फिर किसी ने उनको बताया कि भाई जो आपके साथ में हम आपसे मिलकर गई वो दीदी ही थी। तो अरे दीदी को तो हमने इस रूप में कभी नहीं देखा। तो मतलब मेरे लिए भी थोड़ा सा वो एक पीरियड था कि मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर लिया, क्योंकि कभी दिमाग नहीं लगाया और कभी ऐसा अवसर आया भी नहीं। ऐसा नहीं कि तैयार होने का या इन सब चीज़ों का अच्छा नहीं लगता, एक लड़की होने के नाते सब चीज़ अच्छी लगती है, पर चूंकि आप जो चीज़ जैसे आप हमेशा रह पाते हो वैसे ही ना आप रहोगे। क्योंकि ज़्यादा सब करके आप नहीं, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें समझती भी नहीं है, इसलिए मैं उन सब चीज़ों का उपयोग ही नहीं करती हूँ। दीदी एक बड़ा ऐसा निजी सा प्रश्न है, बुरा ना माने तो पूछ लो। कभी ऐसा मतलब विवाह के लिए क्या प्लानिंग है? कभी आप सेटल होने का नहीं सोच रही? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि शादी नहीं करना है, लेकिन कोई ऐसा आए तो सही। मतलब ऐसा ना हो कि मैं रिश्ता लेकर जाऊं, भी कोई रिश्ता लेकर आएगा तो उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन अभी उस तरफ से कभी परिवार की तरफ से कभी कोई दबाव रहा नहीं है। परिवार की तरफ से हमेशा फ्रीडम रही है और खासकर मदर हमारी वो बहुत ज़्यादा सुलझी हुई महिला है, इसलिए उनकी तरफ से कभी हम तीनों भाई बहनों को कोई निर्णय लेने में कभी भी इस तरह का, चाहे वह व्यक्तिगत निर्णय हो या चाहे सार्वजनिक निर्णय हो, उन्होंने हमेशा फ्री हैंड रखा है। तो इसलिए इस तरह का भी ऐसा कोई हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं है कि शादी करना ही है या नहीं ही करना है। एक्चुअली मैं तो काम में आगे निकल पड़ी, और जब कहते हैं ना कि इस काम में जब आप आ जाते हो तो बाकी सब चीज़ें पीछे छूट जाती है। शायद ऐसा ही कुछ है, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मन नहीं बना हो या ऐसा कोई मतलब दृढ़ निश्चय नहीं कि मैं शादी नहीं करूँगी, ऐसा कोई मन
मैंने फरमान जारी कर दिया, वो ऐसा नहीं है। जी कहते हैं कि जो नेतृत्व क्षमता है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। एक गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे आपने कहा कि मैं शासकीय स्कूलों में पढ़ी हूँ, कॉलेजेस में पढ़ी हूँ, कितना आसान रहा या कितना मुश्किल रहा एक लड़की होने के नाते इतना अच्छा नेतृत्व जो आप दे रही हैं अपने क्षेत्र से? क्या कुछ आपका नेतृत्व क्षमता को लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे नहीं पता कि मतलब नेतृत्व क्षमता किसको कहते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि जो काम और जो जवाबदारी हमें मिली है उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ उसको पूरा करना है, और मैं वही कर रही हूँ। अब इसको चाहे जिस भी रूप में आप परिभाषित कर दें, मुझे तो इतना पता है कि जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से और जवाबदारी से करता है वो निश्चित रूप से उसकी प्रतिभाएं निखर कर आती है, और ये मुझे मौका मिला है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि लेखीराम कावरे जी की बेटी होने का एक सौभाग्य मुझे ईश्वर ने दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना मुझसे हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर मैं मेहनत करूँ और काम कर पाऊँ। केवल यही अभी दिमाग में मेरे हमेशा रहता है। जी, सौभाग्य की आपने बात कही, तो अभी हाल ही में आप अमेरिका से लौटी हैं। वो एक ऐसा इंसिडेंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला वहाँ से, और वो ये सारा जो क्रम रहा ये किस तरह का रहा? देखिए, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2019 में, तब उस समय मैं डिप्टी स्पीकर थी, और चूंकि मध्य प्रदेश से मेरा सिलेक्शन हुआ था, इस बात की खुशी तो मुझे बहुत थी, पर मुझे पता ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। फिर बाद में सारी चीज़ें आई निकल कर कि जो आपकी वर्किंग थी उन सब चीज़ों को लेकर, और चूंकि वो अमेरिका का जैसे हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय होता है, वैसे ही उनका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है। वो इन सब चीज़ों को, ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। IVLP है, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम के तहत हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो वैसे इसमें मध्य भारत से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। मध्य भारत में हमारे आपका राजस्थान, गुजरात है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और गोवा। ये इन सब राज्यों से 8 महिलाओं का चयन हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश से मेरा हुआ। और चूंकि गुजरात में चुनाव था इसलिए वहाँ की महिलाओं ने मना कर दिया जाने से। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि परिस्थिति ऐसे निर्मित हुई कि जाने के लिए केवल 2 ही लोग बचे थे। तो फिर मध्य प्रदेश में हमारा तुरंत का उपचुनाव जीत कर आई अभी हमारी कल्पना वर्मा जी। उनकी एज कम थी क्योंकि इसमें अंडर एज मतलब एज की लिमिट थी, 40 के अंडर वाली महिला विधायकों को चयन करना था। तो फिर हमने उनका नाम सजेस्ट किया कि एक ये है। तो ऐसे 3 लोगों का ग्रुप होकर हम लोग का गया, और वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें, 4 स्टेट हम लोग गए, वॉशिंगटन DC, डेनवर, शिकागो, कैंटकी, ऐसे बहुत जगह हम लोग गए। वहाँ की खेती को हमने देखा, वहाँ के राजनीति को हमने समझा, वहाँ की संस्कृति को हमने समझा, और बहुत सारी गलतफहमी भी दूर हो गई। जैसे पहले कहते थे कि भाई अमेरिका में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, उनको दूसरों से मतलब नहीं रहता, जबकि ऐसा दूर दूर तक नहीं है। वहाँ पर भी लोग बहुत सोशल होते हैं, एक दो हेल्पफुल होते हैं, और खान पान का अंतर तो स्वाभाविक है, सभी जगह रहता है, और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि वहाँ पर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई। चूँकि हम लोग तीनों जो मिले थे वो प्योर वेजिटेरियन थे, तो इसकी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर चूँकि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग थे तो इस तरह के किसी भी तरह की हमको कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं, खाने पीने में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो खेती को भी हमने वहाँ की देखा, तो बहुत अंतर है वहाँ की खेती और यहाँ की खेती में। जैसे वहाँ पर ज़मीनों का बंटवारा नहीं होता है, वहाँ इस तरह से टुकड़े टुकड़े ज़मीन के नहीं होते, सब लोग सामूहिक खेती करते हैं। और वहाँ पर जो है खेत का बंटवारा नहीं होता, ज़मीन का बंटवारा नहीं होता, वहाँ जो खेती की इनकम होती है उसका बंटवारा होता है। तो ये मेरे लिए बहुत मेरे दिमाग को जिसने असर सबसे ज़्यादा किया वो ये चीज़ थी। और मैं कोशिश करूंगी कि वो क्या ये चीज़ मध्य प्रदेश क्यों हमारे देश में क्या ये चीज़ संभव हो पाएगी भविष्य में कभी। यदि इस तरह का कोई ऐसा बात आएगी तो निश्चित रूप से हमको वहाँ के अनुभव काम आएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिशियन से हम लोग मिले, सबसे हम लोग मिले, बहुत सारी बातें हुई, तो उनसे जो हमारा एक संपर्क बन गया है। काफ़ी NGOs से हम लोग मिले, और वहाँ के NGOs में और हमारे यहाँ के NGOs में बहुत अंतर है। वहाँ के जो NGOs काम करते हैं उस पर सरकार का एक तो पूरा निगरानी होती है, और वो लोग सरकार के लिए काम करते हैं। वो लोग जो सजेशन सरकार को देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि US की जो गवर्नमेंट है वो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, तो इन सब चीज़ों का लाभ मिलता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ अभी नहीं है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से होंगी। तो इन सब चीज़ों का लाभ हमको आने वाले समय में मिलेगा, और जो रिलेशन हमारे डेवलप हुए हैं उसका भी व्यक्तिगत भी और पॉलिटिक्स में भी और हमारे देश के लिए भी हम उपयोग करेंगे। जी हमारा जो बालाघाट ज़िला है हिना जी, यहाँ पर लड़कियों की संख्या लिंगानुपात की दृष्टि से हम देखें तो अच्छी खासी है,
और गौरव की भी बात है। लेकिन एक लड़की होने के नाते किस तरह की चुनौतियां अमूमन हमें देखने को मिलती है और क्या कुछ और सोच में परिवर्तन होना चाहिए आम जनमानस की, क्योंकि आपके जैसी लड़कियों को देखकर काफ़ी लड़कियां हैं जो अपने पंख खोलने को तैयार हैं आसमान में ऊंची उड़ान के लिए। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं इतना जानती हूँ कि यदि आपके मन में है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर आपने कोई अपना टारगेट फिक्स करके रखा है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी जो दिक्कतें आती हैं वो तो स्वाभाविक है, और उसके लिए हम खुद भी प्रिपेयर रहते हैं कि भाई एक लड़की यदि कहीं जा रही है और कोई दिक्कत आएगी तो वो सब कुछ पहले से हम प्रिपेयर रहते हैं। आपको अमेरिका की एक अच्छी बात बताऊं कि वहाँ लड़का और लड़की का भेद ही नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपने लड़की है इसलिए आपको कुछ प्लस पॉइंट मिलेंगे। हमारे भारत में तो है कि भाई लड़कियां हैं तो थोड़ा बेनिफिट मिल भी जाता है और बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वहाँ ये चीज़ नहीं है। तो ये एक तरह से अच्छी भी बात है भारत देश के लिए, हमारे लिए, क्योंकि और उसका रीज़न में मैं ये उसमें बुराई नहीं मानती, चूँकि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो चूँकि हमारा देश पुरुष प्रधान रहा है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं हमेशा पीछे रही है। तो उनको आगे लाने के लिए सरकारें योजनाएं बनाती हैं, आरक्षण के माध्यम से हो या किसी और तरीके से हो, तो उसमें महिलाएं आगे आई हैं। और आप देखना कि जिस जिसको मौका मिला है, जिस भी महिला को, उन्होंने अपने आप को साबित किया है। हमारे घर में तो उदाहरण है मेरी माता जी, जिनको मैं देखती थी कि ये ठीक से फ़ोन भी नहीं उठा पाती थी। पहले उस समय लैंडलाइन फ़ोन होते थे कि ये ठीक से फ़ोन भी नहीं उठा पाती थी और उठा के भी हिंदी में बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने लिखीराम कावरे जी के परिवार को संभाला। उनका परिवार मतलब जो पूरा क्षेत्र था, पूरा प्रदेश में जो उनके रिश्ते थे, उसको उन्होंने संभाला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा था कि अगर अवसर मिलेगा किसी भी महिला को, चाहे वो किसी भी देश की महिला हो, जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो अपनी क्षमताओं के पूरे उपयोग के साथ ही आगे बढ़ेगी। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग, अच्छी बात है हमारे पास इंदिरा गांधी जी हमारे रोल मॉडल बन सकती हैं, बहुत सारे लोगों की है, मेरी खुद की भी है। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास चेहरे हैं जिनको हम अपना सामने रखकर काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप केवल लक्ष्य निर्धारित करिए और उस पर आगे बढ़िए। लड़की होना ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है, तो इसके लिए आपको बल्कि खुश होकर आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि ये कमियां देख के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको तो कमियां हैं तो हम निपट लेंगे। बिल्कुल। और हिना जी, जब थोड़ा बहुत खाली वक्त होता है क्या करना पसंद होता है? शौक किस तरह के हैं? नहीं होता खाली समय तो बहुत ही मुश्किल होता है। मैं तो थोड़ा बहुत रहता है तो या तो मैं हमेशा मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनती हूँ, इंदिरा जी को सुनती हूँ, राजीव जी को सुनती हूँ, और भी हमारे जितने भी चाणक्य, मुझे बहुत चाणक्य नीति मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी ऐसा कोई समय होता है, पढ़ने का टाइम तो मिल नहीं पाता, तो आप यूट्यूब पर या बाकी चीज़ों में देखते रहो, और जो नई नई घटनाएं घटती रहती हैं विश्व में या अपने देश में, उन सब चीज़ों को ही देखने का समय मिलता है। बाकी गाने सुन लो, तो गाड़ी में हम बैठते हैं तो कई बार नींद लगी रहती है, गाने चलते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें होते रहती हैं। मतलब ये तो नॉर्मल है, सबकी लाइफ में होता है, बस वही है, बाकी अलग से ऐसा कुछ नहीं है। अभी चलते चलते केवल इतनी सी बात आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त बहुत सारे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, इस क्षेत्र के विकास को लेकर के आपके क्या ध्येय हैं और जीवन में भी क्या लक्ष्य है आपका? बस जाते जाते ये जानना चाहेंगे। देखिए, विकास हमेशा से मेरी प्राथमिकता में रहा है, लेकिन चूंकि हमारा जो जिला है वो कृषि आधारित जिला है, हमारा प्रदेश, हमारा देश, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जो किसान हैं उनको हम किस तरीके से मजबूती दे सकें। भाई, मैं भाषण तो नहीं करूँगी कि मैं आय दुगनी कर दूँगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि उनकी खेती के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, और इस पद पर आने के बाद उसके लिए रहेगा हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो उनके रोज़गार के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये इस पर मेरा फोकस रहेगा। और जो नई पीढ़ी हमारी आने वाली है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा करें कि जो उन लोगों को अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए निर्णय लेने में हमेशा वो लोग फ्रंट लाइन में आके निर्णय लें। मैं इस तरह से काम करना चाहती हूँ कि निर्णय यदि व्यक्ति लेगा, और मुझे लगता है कि सही निर्णय यदि आप लेते हैं अपने जीवन में, तो वो प्रगति का रास्ता खोलता है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका योगदान क्षेत्र के विकास में ना रहे। तो मैं चाहती हूँ कि इन सबकी क्षमताओं का उपयोग हो, और जो भी सजेशंस मुझे मिले, चाहे वो हमारे सीनियर्स से मिले या हमारे लोगों से मिले या सामान्य व्यक्तियों से जब मैं मिलती हूँ, उनके यदि कोई सजेशंस ऐसे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इन्होंने जो कहा उसको मैं एक बार इम्प्लीमेंट करके देखूँ, इससे क्या अच्छा हो सकता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मुझे जब भी मौका मिले तो मैं हमारे यहाँ के किसानों के लिए
पहली प्राथमिकता मेरी वही है। हमारे युवा तो हैं ही हैं, चूँकि मैं खुद भी युवा हूँ, इसलिए वो तो मेरी प्राथमिकता में हमेशा ही रहते हैं। जी, तो हमारे साथ थी हिना कावरे। नाम के अनुरूप इनके काम है, जिस तरह हिना खुद पीसकर दूसरों को महकाती है, दूसरों के जीवन में रंग भरती है, इसी तरह हमारी विधायक हिना कावरे जी भी हमारे साथ थी। अनकही बातें हमसे इन्होंने साझा की। हिना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनकही बातें में अगले मेहमान कौन होंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए हर रविवार रात 8 बजे थर्ड आई बालाघाट पर। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।